हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम बेटा DK PCM वाला। हाँ बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन को आज हम बताने जा रहे हैं बेटा। आज आपको हम इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच पढ़ाएंगे फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत धारा। हाँ बेटा, तो धारा के संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस है एम्पियर जी और दूसरा बेटा किरचॉफ जी। तो बेटा ध्यान दो, आज बेटा हम इस शाखा में ज़्यादातर उन चीज़ों को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि वैद्युत आवेश यानी धारा के पहले किसका जन्म हुआ, पहले किसकी बात की गई। पहले बेटा बात आई वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश है क्या बच्चों? किसी पदार्थ का वो आंतरिक गुणधर्म जिससे हम वैद्युत बल का अनुभव करते हैं बच्चों, ऐसे गुणधर्म को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत बल बेटा दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण होता है, एक प्रतिकर्षण। यानी वैद्युत आवेश आपको आकर्षण का अनुभव कराता है या प्रतिकर्षण का। ओके बच्चों, तो इसी आधार पर वैद्युत आवेश को परिभाषित किया गया, जिसको परिभाषित करने वाले साइंटिस्ट का नाम बच्चा है कूलॉम। ओके बच्चों, इसलिए आवेश का जो SI मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कूलॉम होता है। हाँ बेटा, तो आइए आपको एक बार हम वैद्युत आवेश की परिभाषा को बताते हुए इससे संबंधित 2-4 पॉइंट बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे बेटा, आपकी सहायता करेंगे। आइए देखते हैं वो कैसे। तो बेटा है क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसका नाम आपने अभी बताया गया बच्चों कि वैद्युत धारा चैप्टर का नाम है। पहले हम वैद्युत आवेश सुनेंगे, बट हमने अब जैसा बताया ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ लिख के मेंशन किया है। पदार्थों का वह आंतरिक गुणधर्म जिससे हम वैद्युत बल का अनुभव करते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। अथवा बेटा किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिससे वह दूसरे पदार्थों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, ऐसे गुणधर्म को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इसको बेटा स्मॉल q या कैपिटल Q किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और वैद्युत आवेश बच्चा है एक अदिश राशि, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। यानी आवेश किस ओर उत्पन्न हुआ, अगर कोई दिशा पूछेगा आपसे तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेटा इसका केवल परिमाण है, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है। ओके बच्चों, आगे आते हैं। अब आवेश को परिभाषित करने वाले साइंटिस्ट का नाम कूलॉम है, इसलिए इसका SI मात्रक क्या रखा गया बच्चों? कूलॉम। ओके, और कूलॉम को बेटा अब स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को किससे बेटा? कैपिटल Q या स्मॉल q से। ओके बच्चों, कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश से क्या प्राप्त करते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुणधर्म को। ये प्रत्येक पदार्थ का गुणधर्म होता है बच्चों। तो वैद्युत आवेश होता क्या है बेटा, हमने आपको बता दिया। अब आप बताते हैं आपको वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। पहला क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। और दूसरा क्या है बच्चों? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है बेटा, यह कैसे उत्पन्न होता है? पॉजिटिव चार्ज का अर्थ है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश का अर्थ है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश का क्या अर्थ है? पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वृद्धि। ओके बच्चों, तो आवेश कितने प्रकार का बताया गया बच्चों? दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम शुद्ध हिंदी में बेटा धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज को बेटा क्या कहते हैं? ऋण आवेश। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं धनावेश कब उत्पन्न होता है। कब बेटा? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऐसी स्थिति में उस पर धनावेश आता है। और ऋणावेश कब आता है? जब वही परमाणु या कोई दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम ऋणावेश कहते हैं। ओके बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसी टॉपिक से आगे थोड़ा सा समझाएंगे आपको। हाँ बच्चों, तो आइए आपको इसी टॉपिक से संबंधित थोड़े से इसके गुणधर्म की बात करते हैं। वैद्युत आवेश का गुणधर्म बेटा, पहला गुणधर्म वैद्युत आवेश। ओके बच्चों,
योगात्मक प्रकृति का होता है। योगात्मक प्रकृति का होता है, अर्थात हम वैद्युत आवेशों को जोड़ सकते हैं। ओके बेटा, वैद्युत आवेश किस प्रकृति का होता है? योगात्मक प्रकृति का, अर्थात हम वैद्युत आवेश को जोड़ सकते हैं। जैसे बेटा किसी पदार्थ पर 3 आवेश आपको दे दिए गए, जैसे 4 कूलाम, 2 कूलाम और 3 कूलाम। तो पूछा जाए बेटा इसमें टोटल कितना आवेश है, तो आप दिखा सकते हो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बेटा Q1 है 4, Q2 है 3, Q3 है 2, तो 4 3 7 और 2 9 कूलाम का टोटल चार्ज है। इसी प्रकार बेटा अगर आपका कोई सिस्टम है जिसमें आवेश इस प्रकार से है, -2 कूलाम, 3 कूलाम और -5 कूलाम। हाँ बच्चों, तो सिस्टम का टोटल आवेश पूछा जाए तो आप योगात्मक प्रकृति का होता है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 है -2 कूलाम, Q2 बेटा 3 कूलाम और Q3 है -5 कूलाम। तो बच्चों प्रकृति के हिसाब से आएंगे तो ये -2 -5 मिलके -7 कूलाम होगा और ये 3 कूलाम, कुल मिला कितना हो जाएगा -4 कूलाम। ओके बच्चों, तो पहला गुणधर्म यह है कि आवेश जो होता है योगात्मक प्रकृति का होता है। ओके बच्चा, अब दूसरा गुणधर्म आते हैं। आवेश जो होता है बेटा संरक्षी होता है। आवेश क्या होता है बेटा? संरक्षी। संरक्षी का अर्थ क्या है आपको बता दे, यानी किसी सिस्टम को न तो आवेश उत्पन्न कर सकते हैं न ही उस आवेश को नष्ट कर सकते हैं, केवल हम आवेश का स्थानांतरण करा सकते हैं। आवेश संरक्षण नियम क्या बताता है बेटा? कि आवेश नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी इसको न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हम क्या कर सकते हैं? ओनली ट्रांसफर, यानी स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए बेटा आवेश संरक्षी प्रकृति का होता है। आवेश कौन सी प्रकृति का होता है बच्चा? संरक्षी। डन। ओके, तीसरा बेटा आवेश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो तीसरा है, वो ये है कि आवेश का क्वांटीकरण किया जा सकता है। आवेश का क्या कर सकते हैं बेटा? क्वांटीकरण, अर्थात अगर किसी पदार्थ से आप आवेश का स्थानांतरण करा रहे हैं तो हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होगा। वो स्थानांतरण किसके रूप में होगा बच्चों? पूर्णांक के रूप में, इंटीजर, यानी +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, इतने ही इलेक्ट्रॉनों या का हम ट्रांसफर करा सकते हैं। अर्थात आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होता है। इसके इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं बेटा? आवेश का क्वांटीकरण। ओके बच्चा, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का अर्थ अभी हमने बताया कि आवेश न तो आप जब भी किसी पदार्थ से आप आवेश का स्थानांतरण कराओगे तो आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होगा। यानी आवेश अगर आप उत्पन्न करा रहे हो, यानी किसी पदार्थ पे स्थानांतरित करा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आवेश का स्थानांतरण जब भी होगा वो पूर्णांक होगा, यानी धन पूर्णांक होगा या ऋण पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक का मतलब बेटा +1 +2 +3 +4, और ऋण पूर्णांक का मतलब -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार से होगा। अगर किसी पदार्थ से स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, कितना बच्चा? किसी पदार्थ से स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? n, और इलेक्ट्रॉन का आवेश e हो, तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ द्वारा स्थानांतरित जो वैद्युत आवेश होगा बेटा वो होगा Q बराबर ±ne। Q इक्वल टू बेटा ±ne, जहाँ n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके बच्चों, n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बेटा E इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और बच्चों आपको बता दें प्रकृति में अगर मुक्त रूप से पाए जाने वाला कोई आवेश है जो सबसे छोटा है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और उसकी वैल्यू बेटा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू लिखी गई है एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन गणना करते समय बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग किससे दिखाते हैं? प्लस से।
जहाँ भी आप गणितीय गणना कर रहे हो मैथमेटिकल फॉर्म का, ऐसी स्थिति में आप ई की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखा है इसको किस में लेना है बच्चों, प्लस में, केवल यहाँ पर, यहाँ यानी कब याद रही आपको हम नोट में बता दें कि नोट याद रखिएगा कि ई की वैल्यू हम किस में लेंगे बेटा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, केवल इतना लिया जाएगा। का जब आप गणना करेंगे तब ये जो लिखा है क्या है, ये आवेश का क्वांटीकरण का गुणधर्म है, अर्थात पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा जब भी आवेश, तो बेटा किस रूप में होगा, पूर्णांक के रूप में। आइए इसी पर आपको एक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिएगा, आप एक बार इसको नोट करें। हम आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बेटा, जो MCQ में पूछा जाता है। हाँ तो बच्चों, तो वैद्युत आवेश पर सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर हमने मेंशन कर दिया है। आइए बच्चों उसको फटाक से हल करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बच्चा क्या है क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको बता दें बेटा, हल करते समय सबसे पहला नियम ये है, आपको ये लिखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पता है। तो ज्ञात क्या है बच्चों, हमको दिया है आवेश, यानी Q दिया है बेटा, Q की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, 1 कूलम। कितना दिया है बेटा, 1 कूलम। हम इसको शॉर्ट में 1C लिख सकते हैं। ओके बेटा, और हमको अभी बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो फिक्स है, कितना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके बच्चा, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n निकालना है। ओके बेटा, तो फार्मूले पे आते हैं फटाक से। आइए देखिएगा क्या है सूत्र बच्चा हमारे पास, वो है Q बराबर Ne। आवेश का जो फार्मूला है Q बराबर क्या है बेटा, Ne। अब Q की वैल्यू अगर हम रखें तो Q की वैल्यू कितना है बेटा, 1। N नहीं पता बेटा, E पता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। ये गुणा इधर क्या करेगा बेटा, भाग। तो आपको n बराबर अगर निकालना है तो 1/1.6 गुणे 10 घाते -19। अब बच्चों माइनस वाली संख्या अगर इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, प्लस, लेकिन घात इसका। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि n बराबर जो होगा 1/1.6 गुणे 10 घाते, इसको ऊपर ले गए क्या होगा बेटा, +19। अब 1/6 है बेटा, इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 10/16 लिख देंगे। 10 घाते कितना हो जाएगा, 19। अब 16 से इसमें भाग दीजिए तो 0.625 10⁻19। हाँ बेटा, ये आ तो गया लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि दशमलव की पहले एक कोई अशून्य अंक होना चाहिए, इसलिए n बराबर 6.25। अगर डेसिमल एक अंक पीछे जाएगा बेटा तो एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 18। तो हो गया ये आपका वैल्यू। आपको बेटा एक बोर्ड परीक्षा में ये 2 नंबर या एक बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है, विशेष ध्यान रहे। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या है बेटा कि एक कूलम आवेश में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.25 गुणे 10 घाते 18। अर्थात एक कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत है, इसलिए आपको कंफर्म हो जाना चाहिए अब तक कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा, ये है 6.25 गुणे 10 घाते 18। ओके बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लें। इसके बाद हम अगली टॉपिक बताते हैं आपको। हाँ बच्चों, तो आइए अगली टॉपिक बेटा हमारे पास है वैद्युत धारा। आवेश से संबंधित ये ऐसी भौतिक राशि है जो बेटा बिना आवेश के उत्पन्न नहीं हो सकती। ओके, तो होता क्या है बेटा, 1 सेकंड में कोई भी चालक पदार्थ जितना आवेश उत्पन्न कर देता है उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है बेटा। क्या, किसकी दर बेटा, आवेश प्रवाह की दर। वैद्युत धारा है क्या, अभी आप साफ साफ सुन लीजिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारा कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा है।
दर का अर्थ है समय। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारा। अब चूंकि धारा को परिभाषित करने वाले साइंटिस्ट का नाम एम्पियर है, इसलिए धारा का जो एसआई मात्रक होता है बेटा वो एम्पियर होता है। इसके अतिरिक्त धारा का जो मात्रक है वो कूलाम पर सेकंड होता है। ओके बेटा, तो परिभाषा पे एक बार देख लीजिए आप। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। इसे किस अक्षर से पता दिखाते हैं बेटा? आई से। इसे आई द्वारा दर्शाया जाता है। ओके बेटा, किससे दर्शाया जाता है? आई द्वारा। अब चूंकि इसकी व्याख्या जो है बेटा कौन किया है? इसकी व्याख्या अभी हमने आपको बताया कूलाम। इसकी कूलाम नहीं, एम्पियर। किसने किया बेटा? एम्पियर ने किया। इसलिए एम्पियर एक साइंटिस्ट है बच्चा, एम्पियर ने किया। इसलिए धारा का जो एसआई मात्रक है, अतः धारा का एसआई मात्रक, एसआई का मतलब बेटा एस मतलब स्टैंडर्ड, आई माने इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, वहाँ धारा का एसआई मात्रक जो रखा गया वो एम्पियर रखा गया बच्चा। क्या रखा गया? एम्पियर। एम्पियर को बच्चों हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए से। डन। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर। और 1 एम्पियर में कितना आवेश होता है? 1 कूलाम पर सेकेंड। ओके बेटा, आइए देखते हैं धारा का एसआई मात्रक क्या हमने बताया? एम्पियर। जहां आप कह सकते हो कि वैद्युत धारा आई बराबर, वैद्युत धारा आई बराबर होता है बेटा Q/T। आई बराबर बच्चों Q/T। Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय, जिसको हम दर के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, इसको हिंदी में अगर लिखना जाए, ये तो गणितीय रूप हो गया। अगर हिंदी में लिखा जाए कि आप वैद्युत धारा बराबर क्या बताएंगे, तो आप लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय कहिए, चाहे समय अंतराल कहिए। ओके बेटा, तो वैद्युत आवेश बटे समय अंतराल या समय। डन बेटा। तो अभी आपने सीखा क्या? वैद्युत धारा। ओके बच्चों, तो पूछा जाता है कि वैद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश। तो आपको बता दें बेटा, सामान्य भाषा में तो देखा जाए वैद्युत धारा प्रदिश राशि है, लेकिन बोलचाल की भाषा में अर्थात लिखने वाली भाषा में इसको हम लोग अदिश नाम से जानते हैं। ये कौन सी राशि है? अदिश। यानी इसमें भी केवल परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं होगी। हाँ बेटा, आइए देखते हैं आवेश धारा का एसआई मात्रक अभी लिखा गया। धारा के एक अन्य मात्रक बेटा यहाँ देख सकते हैं आप। और धारा का मात्रक लिखना है या किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखना हो बच्चों, तो आप याद रखिए आपको उसका व्यंजक पता होना चाहिए कि ये किस पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा है, अर्थात आई बराबर Q/T है। अब चूँकि आई बराबर Q/T है, इसलिए आई का जो मात्रक होगा वो Q का मात्रक बटे किसका बेटा? T का मात्रक। तो Q का मात्रक क्या है बच्चों? आवेश का मात्रक अभी बताया था हमने कूलाम, और समय का मात्रक बच्चों सेकेंड। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड। ये किसका मात्रक है? धारा का, कूलाम पर सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C/S, और संक्षेप में लिखना है तो CS इनवर्स। ओके बेटा, और 1 कूलाम पर सेकेंड में 1 एम्पियर होता है। अर्थात अगर आपको पूछा जाए कि 1 एम्पियर आप कैसे परिभाषित करेंगे, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा था बेटा कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे बताएंगे कि अगर किसी परिपथ में 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह कितना हो? 1 कूलाम, तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। किसी परिपथ में 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो? 1 कूलाम आवेश, तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। अथवा बेटा एक और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कि यदि आवेश प्रवाह की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, आवेश प्रवाह की दर कितनी हो बेटा? 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। डन।
आप कहें तो हम इसको लिख दें यहाँ पे, एक बार देख लीजिए आप क्या बेटा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा एकदम शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर, यदि क्या बच्चा, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड, सॉरी 1 कूलाम पर सेकेंड हो। आवेश प्रवाह की दर कितना बेटा, 1 कूलाम पर सेकेंड हो तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। 1 एम्पियर के बराबर होती है। ओके बच्चों, डन है। याद रखिए क्योंकि परिभाषा पूछा जाता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, तो आप सीधे बताएंगे यदि आवेश प्रवाह की दर 1 कूलम पर सेकेंड हो तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। बच्चों नोट करिए इसको। हाँ बच्चों, तो आइए दिखाते हैं धारा मापी यंत्र क्या है। अमीटर है बेटा। इसको बेटा हम ऐसे डिनोट करते हैं, बड़े एक गोला बना लेते हैं, उस गोले के अंदर ए लिख दिया जाता है। आपको कहीं भी अगर परिपथ में अगर ऐसे जुड़ा मिले तो जान लीजिए वो अमीटर जुड़ा है, अर्थात इससे क्या मापना चाहता है वो, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों, अमीटर। इसके अतिरिक्त हम लोग धारा मापने के लिए एक और यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम गैल्वेनोमीटर है, लेकिन वो केवल धारा को बेटा डिटेक्ट करता है, अर्थात केवल सूचित करता है, वो बहुत न्यूनतम धारा मापता है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर का। क्यों? क्योंकि ये अधिकतम धारा को मापता है। हाँ बच्चों, अमीटर किसी परिपथ में किस प्रकार जोड़ना चाहिए, याद रखिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि अमीटर को किसी परिपथ में किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो आप याद रखिए बेटा, जहाँ आपको जंक्शन न मिले, अर्थात जहाँ पर एक ही रास्ता हो, कोई तिराहा चौराहा वाला परिपथ न हो, ऐसे स्थान पर हम अमीटर जोड़ते हैं, जिसको हम विज्ञान की भाषा में श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम, यानी सीरीज। जहाँ एक ही रास्ता हो, जैसे ये है, ऐसे आए, यहाँ आए, यहाँ बेटा एक बल्ब लगा दिए। हाँ, अब हम इसमें अमीटर कहाँ जोड़े बेटा, मान लेते हैं ये बल्ब है। ओके, पूछा जाए कि इसमें अमीटर कहाँ जोड़ेंगे, पहले आप बैटरी तो लगा लीजिए, बैटरी ये रहा। हाँ बेटा, अब अमीटर अगर जोड़ना चाहते हैं हम लोग, तो अगर इससे इस सेल से कितना धारा प्रवाह हो रहा है, तो आपको अगर पता करना है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कोई जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ तिराहा यानी 3 रास्ते नहीं है, परिपथ में 3 रास्ते कहीं नहीं है, तो हम कहीं भी अमीटर जोड़ सकते हैं। हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, आप कहीं भी, यहाँ अगर आपकी इच्छा इधर नहीं तो इधर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी, इधर भी, कहीं भी। लेकिन बच्चों अगर तिराहा आ गया, जैसे परिपथ में आपको मिल गया 3 सर्किट मिल गया, 1 2 3, अब इसके बाद यहाँ एक बल्ब लगा दिया हो, हाँ बच्चों, और एक बल्ब नीचे लगा दिया हो मान लीजिए, फिर सर्किट आपका ऐसे बना हो और यहाँ लगा दिया गया हो आपका, एक बल्ब ऊपर है, एक बल्ब नीचे है, यहाँ हमने लगा दिया सेल, यहाँ बैटरी जोड़ रहे हैं बच्चों। तो बैटरी जोड़ने पर अब पूछा जाए बेटा इस परिपथ में हम अमीटर कहाँ जोड़ेंगे, तो आप याद रखिए यहाँ जंक्शन बन गया, यहाँ जंक्शन बन गया, तो इस जंक्शन के भीतर नहीं करेंगे। क्यों बच्चा, क्योंकि जंक्शन के भीतर धारा का मान बदल जाता है। धारा अगर एग्जैक्ट मापना है तो आप जहाँ देखिए जंक्शन न हो, जहाँ पर कोई भी तिराहा चौराहा न हो, वहाँ जोड़िए। जैसे आप यहाँ जोड़ सकते हैं, आप यहाँ के अलावा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन इस परिपथ के बीच कहीं नहीं जोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम किसी परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। कहाँ बच्चा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब जहाँ जंक्शन ना हो, जहाँ तिराहा चौराहा ना हो, खाली क्या हो, 2 रास्ते हो या एक रास्ता सीधे सीधे हो। हाँ बेटा, जैसे हमने यहाँ दिखाया, अमीटर आप ऐसे जोड़ सकते हो या ऐसे जोड़ सकते हो। ओके बच्चों, अमीटर क्या है, धारा मापने वाला यंत्र। ओके बच्चों, अब आते हैं अगली टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। तो इसको आप देख लीजिए और आप चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, आइए तो देखते हैं बेटा, अगली टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। ओके बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जानने जा रहे हैं हम लोग? वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर होता क्या है बेटा? वैद्युत विभवांतर साफ साफ भाषा में है कि दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। अब विभवों का अंतर जानना कैसे बेटा? अगर आप किसी आवेश को, जो वैद्युत आवेश है, उसे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, ए से बी तक किसी आवेश को ले आने में जितना बाह्य कार्य किया जाएगा वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। डन बेटा? फिर सुन लीजिए, किसी आवेश को आप पकड़िए कहाँ? एक बिंदु से कहाँ ले जाइए? दूसरे पे। आप चाहें तो दूसरे से पकड़कर कहाँ ले जा सकते हैं? पहले पर। तब भी ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ओके बच्चा? अगर आप ए से बी पे आ रहे हैं तो वैद्युत विभवांतर को डेल्टा वी बराबर, जिस पे आप अंतिम पहुंचे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंत में आप बी पे जा रहे हैं तो वी बी माइनस बी ए। और अगर आप उल्टा आ रहे हैं बी से ए की ओर, तब ऐसी स्थिति में डेल्टा वी बराबर होगा वी ए माइनस वी बी। ओके बच्चा? तो ये रहा विभवांतर। विभवांतर क्या है? दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर। और होता किसके बराबर है? किसी आवेश को बेटा, किसे? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। किसी आवेश को आप कहाँ से पकड़िए? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो जितना आप वाह करोगे सही स्थिति में, वही आपका वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। किसी आवेश, कौन सा आवेश है ये? वैद्युत आवेश। किसी आवेश को कहाँ से बेटा? एक स्थान से, या कहिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। ओके बेटा? तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य। ओके बेटा? कौन सा कार्य? एक्सटर्नल वर्क, बाहरी कार्य। यानी आपको ले जाना पड़ेगा आवेश को, खुद से आवेश विस्थापित नहीं होगा। बाह्य कार्य इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत विभवांतर। किससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग? डेल्टा वी से। विभवांतर कहलाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चा इसको? डेल्टा वी। इसे हम लोग डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। डन बेटा? तो डेल्टा वी बराबर होता क्या है बेटा? आइए देख लेते हैं। डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। डेल्टा वी बराबर बच्चों डब्ल्यू बाई क्यू। व्हाट इज डब्ल्यू? एक्सटर्नल वर्क, बाह्य कार्य। क्यू क्या है? आवेश। ओके बेटा? तो ये रहा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा कि किसी आवेश को आप एक स्थान से कहाँ ले जा रहे हो? दूसरे स्थान तक। तो ऐसी स्थिति में आप जितना बाह्य कार्य करोगे इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसको डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ओके बच्चा? आइए विभवांतर का मात्रक और बीमा देख लेते हैं। यही ध्यान दीजिएगा, डेल्टा वी का मात्रक। हाँ, एक चीज़ और बता दें, ये भी तीसरी भौतिक राशि मिली है बेटा जो अदिश है। कैसी राशि है? अदिश। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो डेल्टा वी का मात्रक बेटा निकाला जाए तो वैसे तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट है, लेकिन इसका एक अन्य मात्रक भी है, यहाँ रखा जाए। अभी हमने कहा कि आपको अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक निकालना है तो उसके सूत्र यानी व्यंजक पे जाइए। डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, इसलिए डेल्टा वी का जो मात्रक होगा वो बराबर होगा बेटा डब्ल्यू का मात्रक बटे क्यू का मात्रक। तो डब्ल्यू का मात्रक क्या है? आप जानते हैं, कार्य की परिभाषा देने वाले साइंटिस्ट का नाम कूलाम है। कूलाम नहीं, जूल है। इसलिए कार्य का जो मात्रक है उसको जूल रखा गया और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम। ओके बेटा? चूँकि इसकी व्याख्या करने वाले साइंटिस्ट का नाम वोल्टा है, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, जिसको बेटा हम कर्सिव लेटर में वी से, कर्सिव वी से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा कि ये वोल्टेज लगा होता है। आप देखे होंगे जहाँ बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वहाँ वी लिखा होता है, कहीं 220 लिखा होता है, कहीं 1100 लगा होता है, 11,000 होता है, कहीं 25,000 लिखा होता है। आप वी के फॉर्म में ऐसे लिखा पाते हैं। जहाँ आपको ऐसे लिखा मिले जान लीजिए वो क्या है? इसका वोल्टेज है, यानी इन दोनों इसके परिपथ में उत्पन्न विभवांतर है वो। अच्छा,
तो विभव का मात्रक क्या मिल गया, वोल्ट। अब आती है बेटा कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे। 1 वोल्ट है किसके बराबर, 1 जूल पर कूलाम के। 1 वोल्ट किसके बराबर बेटा, 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल पर कूलाम। डन बेटा। तो यहीं से परिभाषा निकालेंगे कि अगर आप 1 कूलाम आवेश को कहाँ से बेटा, एक बिंदु से कहाँ ले जा रहे हो, दूसरे बिंदु तक, तो ऐसी स्थिति में यदि आप कार्य 1 जूल करेंगे तो किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्या बच्चा कि किसी आवेश को कितना आवेश होना चाहिए, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम आवेश को कहाँ से बेटा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से कहाँ ले जाएं बच्चा, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वाह्य कार्य, किया गया वाह्य कार्य कितना हो बेटा, 1 जूल हो। कितना को हो, 1 जूल। तो विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये रहा बेटा 1 वोल्ट की परिभाषा। ओके बच्चों, क्या हमने बताया कि अगर आप 1 कूलाम आवेश को कहाँ ले जा रहे हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और कार्य कितना कर रहे हो, 1 जूल, तो विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। ओके बच्चा, डन। ये हो गया विभवांतर। आइए इसी परिभाषा में थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए आपको बताते हैं विभव क्या होता है। जस्ट इसी का जुड़वा भाई है वैद्युत विभव। बेटा थोड़ा सा समझना है, दोनों मंत्र पूछा जाता है बच्चों से 10th बोर्ड में कि वैद्युत विभव क्या है। अब बेटा इसी बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को बहुत दूर ले चले जाएं, अर्थात अनंत पर ले चले जाएं, चाहे ए को चाहे बी को, तो ऐसी स्थिति में अनंत से उसी आवेश को बी तक या अनंत से आवेश को ए तक लाने में किया गया जो वाह्य कार्य होगा वही वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, फिर से बता दे बेटा कि 1 कूलाम आवेश को या कितना भी आवेश हो उसको आप अनंत से उठाइए और कहाँ लाइए बेटा, किसी बिंदु पर, या किसी बिंदु से पकड़िए, कहाँ ले जाइए, अनंत पर। अनंत का अर्थ बहुत दूर। ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वही हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी एक स्थान को छोड़कर हम कहाँ ले जाएं बेटा, अनंत से एक स्थान तक, या एक स्थान से कहाँ ले जाएं, अनंत तक, तब जो कार्य होगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। उसको V से प्रदर्शित करेंगे, उसका भी मात्रक बीमा सब कुछ यही होता है। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों आइए, हमने वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर दोनों पढ़ लिया बेटा। अब इन दोनों फिनोमेना पर, यानी इन दोनों भौतिक राशियों पर एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने बेटा इन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया और एक बड़ा फेमस नियम दिया जो बच्चों के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच से जब तक आप जुड़े रहेंगे ये वैद्युत धारा और वैद्युत वोल्टेज के बीच संबंध बताने वाला नियम, जिसको ओम का नियम कहते हैं बेटा, ये जरूर पूछा जाता है बच्चों से कि व्हाट इज ओम्स लॉ, कि ओम का नियम क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो बेटा अभी हमने बताया कि ओम ने वोल्टेज और धारा के बीच, यानी विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किया और इसी संबंध को बेटा एक गणितीय सूत्र में बताया गया जिसको ओम का नियम कहा गया। इनके अनुसार बेटा यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, जैसे चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या और चालक के ताप में यदि कोई परिवर्तन न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वोल्टेज होता है यानी विभवांतर, वो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर आप इन तीनों कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। तो वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटने पर धारा घटेगी। लेकिन कंडीशन याद रहे, ये तभी होगा जब आपका क्या क्या
चालक की लंबाई, मोटाई और ताप न बदले। बेटा इसको शॉर्ट में याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, लाद लेंथ एरिया टेम्परेचर, यानी चालक का न तो लेंथ चेंज हो, न ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो, न ही टेम्परेचर। अगर ऐसा होता है, अगर इनमें कोई परिवर्तन ना हो, तभी डेल्टा वी जो है वो आई के होता है अनुक्रमानुपाती। तो बेटा आइए लिखते हैं इन्हीं को अगर कांस्टेंट करते हैं तो ओम का नियम यहाँ हम गणितीय रूप में दिखा सकते हैं कि ओम के नियम का जो गणितीय रूप यानी मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस प्रकार है कि जो डेल्टा वी होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है आई के, या बच्चों डेल्टा वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, या हम लिख सकते हैं बेटा कि जो आर है वो है डेल्टा वी अपान आई। आर है क्या बच्चा, ये इसके जगह पे यूज किया गया है, अर्थात आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चा, ओम। इसलिए इसका एसआई मात्रक तो ओम है, लेकिन इसको दर्शाया जाता है ओम से, और साथ ही साथ इसको बताया गया है वैद्युत प्रतिरोध। किस नाम से बताया गया बेटा, वैद्युत प्रतिरोध। आर क्या है बेटा, फिर सुन लें, वैद्युत प्रतिरोध है। और ये क्या है, नियत होता है कब तक, जब तक इन तीनों में कोई चेंजिंग ना हो। हमने बताया कि इसको याद करने का आसान तरीका है लाद लेंथ एरिया टेम्परेचर। ओके बेटा, अगर आप किसी चालक के लेंथ एरिया टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं करते हैं तो वोल्टेज और धारा का जो अनुपात आएगा वो हमेशा नियत आएगा। जो नियत राशि है उसी का नाम वैद्युत प्रतिरोध है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम ओम है, इसलिए इसका एसआई मात्रक ओम है। ओके बच्चों, और ये जो लिखा है यही ओम का नियम है। कौन सा रूप है, गणितीय रूप। इसको हम शुद्ध हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ दिखा दें आपको कि विभवांतर बटे वैद्युत धारा बराबर क्या होता है बेटा, नियत या नियतांक कहिए। नियतांक क्या है बच्चा, हमने कहा वो नियतांक वैद्युत प्रतिरोध है, और ये तब तक होगा जब तक आपके लेंथ एरिया टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। किसके बेटा, चालक पदार्थ की। डन, ये रहा ओम का नियम। डन बच्चा। तो ओम के नियम को एक और तरीके से लिखा भी जा सकता है, क्या कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात हमेशा क्या आएगा, नियत होगा। यही ओम का नियम है बच्चों। फिर से याद रख ले कि वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा नियत होता है तब तक जब तक लेंथ एरिया टेम्परेचर में कोई बदलाव न हो। हाँ बच्चों, तो प्रतिरोध से संबंधित ओम के नियम संबंधित हमने आपको यहाँ समझा दिया। आर का एक और मात्रक भी है वोल्ट पर एम्पियर। वैद्युत प्रतिरोध का एक और मात्रक भी क्या है बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। बेटा आप इतना पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ओके बेटा, नोट कर लीजिए इसको।